जय श्री राम दोस्तों। हमारी आज की कहानी है कुदरत का इंसाफ। बस अड्डे से कुछ ही दूरियों पर झाड़ियों के झुरमुंड में लगे एक नीम के पेड़ की घनी छाया के नीचे फटे चिथड़े तंबू में जुगनू की तरह दो आंखें चमक रही थी। चेहरे का बाकी हिस्सा झुर्रियों और उम्र की मार से झुलस गया था। तंबू में बैठी वह अम्मा ना जाने किसके आने का बरसों से इंतजार कर रही थी। जैसे ही सुबह होती वह उठ जाती और रोज ही आग जलाकर गर्मा गर्म चने और मूंगफलियां भून कर रखती। लेकिन इसे कुदरत का करिश्मा कहो कि उसके द्वारा भुने हुए चने और मूंगफलियां शाम होते होते सारे के सारे ही बिक जाते। कोई ना कोई ऐसा शख्स उनके पास जरूर आता जो उनके पास की सारे चने और मूंगफलियां खरीद कर ले जाता। वह फिर से दूसरे दिन रोज यही करती। अब तो अम्मा जी का रोज का यही दिनचर्या हो गया था। उन्हें कुछ पता भी नहीं होता था कि उनकी मूंगफलियां कितने में बिकेंगी या बिकेंगी भी या नहीं, लेकिन उनकी दिनचर्या बराबर से शुरू होती थी। देखते ही देखते उस अम्मा की चर्चा एक के मुंह से बात खुलते खुलते पास पड़ोस मोहल्ले गांव और शहर तक हो गई। अब लोग अम्मा जी की मूंगफलियों से कम बल्कि अम्मा जी के रहन सहन और उनकी रोज की दिनचर्या से प्रभावित होकर उन्हें देखने के लिए आते थे। कई लोगों ने कोशिश भी की उनसे बात करने की, उन्हें जानने की, लेकिन उन्होंने अपने बारे में ना किसी से कुछ बात की। लोग उनकी सूनी आंखों को पढ़कर ही उनके दुखों का अंदाजा लगा लिया करते थे। एक दिन अम्मा जी चने और मूंगफली भूनकर अपने तंबू के सामने सुनने को निहार रही थी कि एक बुजुर्ग जो काफी अच्छे कपड़े पहने स्वस्थ और तंदुरुस्त दिखाई दे रहे थे, वे वहां से गुजर रहे थे। उनकी नजर जब अम्मा जी पर पड़ी तो वह उन्हें देखकर वहीं खड़े के खड़े रह गए। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उन्होंने बहुत कोशिश किया उन्हें आवाज लगाने की, उन्होंने उनकी तरफ हाथ भी हिलाया, लेकिन वह अम्मा उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही थी। जब बहुत कोशिश किया तब जाकर उनके मुंह से आवाज निकला, कमला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अम्मा जी ने उस आवाज की तरफ अपना सिर घुमाकर देखा तो वह भी आश्चर्यचकित रह गई। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि वह अपने दोनों आंखों को बार बार दोनों हाथों से रगड़कर साफ करके उन्हें देखने की कोशिश करने लगी कि कहीं वह इन्हें देख रही हैं, वे वही तो नहीं है। जब वह पूरी तरह से अस्वस्थ हो गई तब उन्होंने कहा, मनोहर जी, आप मनोहर जी ही है ना, या मुझे गलतफहमी हो रही है? मनोहर जी ने दौड़कर कमला जी को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, हाँ कमला, मैं मनोहर ही हूँ। और तुम यहाँ कैसे? कमला, तुम्हारे बारे में तो लोगों ने क्या क्या नहीं कहा। मैं तो तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे घर भी गया था, लेकिन तुम्हारे घर में तो ताला लगा हुआ मिला और तुम्हारे घर के आसपास के लोगों ने बताया कि तुम्हारे पेट में किसी और का नाजायज बच्चा था। उसी के कारण तुमने अपना घर छोड़ दिया। क्या यह सच है कमला? कमला जी उस समय कुछ भी नहीं बोल पाई, सिर्फ रोती ही रह गई। उनके मुंह से आवाज ही निकल नहीं रही थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ से शुरू करें और कहाँ खत्म करें। कमला जी मनोहर जी के किसी भी सवाल का कोई जवाब ना देते हुए अपने अतीत के पन्नों में खो गई। जिस दिन कमला ने अपना पहला कदम कॉलेज में रखा था, मनोहर तो उनसे पहले से ही झलक में उनका दीवाना हो गया था, लेकिन कमला ने किसी को भी भाव नहीं दिया। वह अपने काम से काम रखती थी, लेकिन 3 साल की पढ़ाई के दौरान मनोहर ने उनकी इतनी मदद की कि वह उनसे प्रभावित हुए बिना रह नहीं पाई और उन दोनों का प्यार ऐसा परवान चढ़ा कि ना चाहते हुए भी लोगों को उनके बारे में पता चल गया। कमला की सौतेली माँ इस मसालेदार खबर से कैसे अछूती रह पाती। उसने कमला की ऐसी बदनामी की कि वह कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं रही। उसने सबसे यह कह दिया कि कमला के पेट में किसी का नाजायज संतान पल रही है, यह चरित्रहीन लड़की है। उसने ऐसी अफवाह फैलाई कि कमला ने तो आत्महत्या तक कर लेने का फैसला कर लिया, जिसके उसके पापा बहुत ही चिंतित हो गए और उसके पिता ने मजबूर होकर अपना घर और खेत बेचकर
शहर में शरण ले ली, लेकिन माँ तो सौतेली थी, वह उसे कहाँ चैन से रहने देती। उसने वहां भी कमला को चैन से नहीं रहने दिया और इतनी मानसिक प्रताड़ना दी कि पागलों की तरह हरकतें करने लगी और एक दिन खुद ही अपना घर छोड़कर भाग गई। उसने उसके बारे में यह सब कहा कि यह लड़की किसी के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है, इसलिए वह उसके साथ भाग गई है। इस सदमा को कमला के पिता बर्दाश्त नहीं कर पाए और सुरक्षित हार गए। कुछ दिनों बाद जब कमला का दिमाग और मन थोड़ा शांत होने लगा तो वह अपने घर वापस गई अपने पिता से मिलने। तो उसने देखा उसकी माँ किसी पराई मर्द के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और कह रही है कि अच्छा ही हुआ उन दोनों बाप बेटी से पीछा छूटा, वरना मुझे जिंदगी भर उनकी गुलामी करनी पड़ती। वह वास्तव में कौन था वह समझ नहीं पाई। तब तक उसकी माँ ने उसे देख लिया और एक आदमी को उसके पीछे लगा दिया। कमला अपनी जान बचाकर वहां से ऐसे भागी कि उस आदमी के हाथ तो नहीं आई। कमला ने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन दोबारा वह अपने घर नहीं जा पाई। कुछ दिन इधर उधर भटकने के बाद उसके पिता के एक दोस्त मिश्रा अंकल उससे मिले। उन्होंने उसे बताया कि उसके पिता अपनी बेटी के गम को बर्दाश्त नहीं कर पाए और इस दुनिया से चल बसे। अपने पिता की मृत्यु का जिम्मेदार वह खुद को मानकर बहुत दुखी हुई। तब उसके अंकल ने उसे समझाया कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती तो उसकी सौतेली माँ की ही थी, जिसने उल्टे सीधे अफवाह फैलाकर अपने पति की मृत्यु का कारण बनी। उनकी बात सुनकर कमला को थोड़ी तसल्ली हुई कि चलो उसके पिता की मृत्यु की जिम्मेदार वह नहीं है। फिर मिश्रा जी ने अपने बेटे के लिए उसका हाथ मांग लिया तो उसने शुरू से सोचने के लिए कुछ समय मांगा, क्योंकि वह उनके बेटे के बारे में और उसका विचार जानना चाहती थी। लेकिन जब वह उससे मिली तो वह ऐसे पेश आया जैसे वह बरसों से उसी का इंतजार कर रहा हो। कुछ दिनों बाद कमला और मिश्रा अंकल के बेटे संजय की शादी हो गई। संजय वास्तव में बहुत ही अच्छा इंसान था। वह कमला की हर संभव मदद कोशिश करता था। उसे पता था कमला ने बचपन से ही सौतेली माँ के द्वारा दिए गए जख्मों से जली है, इसलिए वह हर संभव उसे खुश रखने की कोशिश करता था। वह जैसा चाहती थी वैसे उसे ही रखने की कोशिश करता था, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उन दोनों की खुशियां ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाईं। संजय को ट्यूमर हो गया और वह अपनी शादी के 18 साल बाद इस भरी दुनिया में कमला और अपने बेटे दीपक को छोड़कर चला गया। जब कमला के ऊपर घर और दीपक की जिम्मेदारी के साथ साथ सास ससुर की जिम्मेदारी भी आ गई थी, उसने संजय के जाने के बाद हिम्मत नहीं हारी, बल्कि हिम्मत के साथ अपने परिवार को संभालने में लग गई, क्योंकि वह जानती थी अगर वह रोएगी तो और भी ज्यादा कमजोर पड़ जाएगी और उसका परिवार बिखर जाएगा। इसलिए उसने अपने परिवार को बिखरने नहीं दिया और अपने सास ससुर के अंतिम सांस तक उनकी सेवा जी जान से की। वही अपने बेटे दीपक की परवरिश में भी उसने कोई कमी नहीं छोड़ी। अब दीपक पढ़ लिख कर एक सफल बिजनेसमैन बन गया और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। उसने अपनी छोटी सी झोंपड़ी नुमा घर को महल में बदल दिया था। कमला अपने बेटे की तरक्की से बहुत खुश थी। वह उसे ढेरों आशीर्वाद देती रहती। वह अपने भाग्य को सराहती। भले ही मैंने अपने दुख देखे हों, लेकिन अब मेरे बुढ़ापे में भगवान ने मुझे सुख के दिन दिखा ही दिए। वह मन ही मन बहुत खुश रहती थी। कमला की खुशी तब तक ही रही जब तक उसकी बहू नहीं आई थी। दीपक ने एक दिन अपनी माँ को खुश होकर बताया कि उसने एक लड़की को उनकी बहू बनाने का निर्णय कर लिया है, और जब उस लड़की की फोटो दिखाई तो कमला जी की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि कमला जी ने कुछ दिन पहले ही उस लड़की की फोटो न्यूज़पेपर में देखी थी जो देह व्यापार का काम किया करती थी। उन्होंने दीपक को बहुत समझाया, लेकिन दीपक ने उनकी बात को अनसुना करके अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। दीपक की पत्नी निहारिका ने घर में आते ही दीपक के कान भरने शुरू कर दिए कि देखो दीपक, तुम्हारी माँ सौतेली माँ की बेटी है, उन्हें सारे दांव पेच मालूम होंगे।
कि बहू को किस तरह से सताया जाए, क्योंकि उनकी माँ ने उन्हें खूब सताया था, इसलिए वह कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगी मुझे सताने में। इसीलिए मैं उनके अधीन तो नहीं रहने वाली। यह कहकर उसने अपने पति को अपने वश में कर लिया। जो बेटा अपनी माँ की एक पुकार पर अपनी जान न्यौछावर कर देने के लिए तैयार हो जाता था, वही बेटा अपनी पत्नी के आते ही इतनी जल्दी बदल जाएगा, कमला जी ने कभी अपने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। अब तो निहारिका स्वतंत्र रूप से अपने ससुराल में राज करने लगी। वह अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती थी, उसे रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं था। दीपक की तो वह कुछ भी सुनती नहीं थी और कमला जी को वह अनपढ़ गंवार ही समझती थी। एक दिन निहारिका ने कुछ लड़कियों को अपने घर में कैद करके रखा हुआ था और रातों रात पता नहीं उन्हें कहाँ और किसके साथ भेज दिया। कमला जी और दीपक को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। कुछ दिनों बाद उसने फिर से वैसा ही किया। कमला जी को समझते देर नहीं लगी। निहारिका एक बहुत ही खतरनाक औरत है। ना जाने इसने कितने बेटे को उल्टा सीधा बातें बताई होंगी। उन्होंने निहारिका को शाम को घर से बाहर जाते हुए देखा तो उन सभी लड़कियों को जिस कमरे में निहारिका ने बंद करके रखा हुआ था, उस कमरे का दरवाजा खोल दिया और सभी लड़कियां कमला जी को धन्यवाद देते हुए वहां से अपनी जान बचाकर भाग गईं। जब निहारिका ने वापस घर आकर देखा तो वह दंग रह गई। एक भी लड़की उस कमरे में नहीं थी। निहारिका सीधे कमला जी के पास गई और गुस्से से आग बबूला होती हुई उनसे पूछने लगी, बता बुढ़िया, उन लड़कियों को भगाने में किसका हाथ है? किसने भगाया उन लड़कियों को मेरी इजाजत के बगैर? कमला जी थर थर कांप रही थी। निहारिका समझ गई थी कि इस बुढ़िया ने ही उन लड़कियों को भगाया है। निहारिका तुरंत कमरे में जाकर दीपक की एक बेल्ट लेकर आई और बेरहमी से कमला जी को मारने लगी। कमला जी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर उछल कूद करने लगी। तभी दीपक भी, जो किसी काम से बाहर गया हुआ था, वह भी घर पर आ गया। उसने अपनी माँ को मार खाता हुआ देखा तो कह दिया, निहारिका, उन लड़कियों को आज़ाद करने में मैंने ही माँ की मदद की थी। अब निहारिका घायल शेरनी की तरह अपने पति दीपक पर भी बरस पड़ी। उसने उसे इतना मारा कि वह अधमरा हो गया। अब गुस्से से निहारिका ने दीपक से कहा, मूर्ख कहीं का, दोनों माँ बेटा मूर्ख के मूर्ख ही रह जाओगे। ऐसो आराम की जिंदगी क्या होती है, कभी समझ नहीं पाओगे। तुम्हें पता भी है, उन लड़कियों की सप्लाई का काम करने के लिए मुझे पूरे 60 लाख रुपए मिले थे, लेकिन तुम्हारे कारण तो मैं सड़क पर ही आ जाऊंगी। अगर 2 दिनों के अंदर उतनी ही लड़कियों की व्यवस्था मैंने नहीं की तो मुझे वो गैंग वाले जिंदा ही जला देंगे, लेकिन यह बात तुम लोग कहाँ समझोगे। कहती हुई निहारिका गुस्से से अपने पैर पटकते हुए वहां से चली गई। दीपक अपनी माँ के पास रोता हुआ गया और अपनी माँ से माफी मांगता रह गया। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। माँ, आप सही कह रही थी, यह वही चंदा है जो निहारिका बनकर हमारे साथ रह रही है। काश मैंने उस दिन आपकी बात मान ली होती। कहते हुए दीपक अपनी माँ कमला जी के पैरों में अपना माथा रख कर फूट फूट कर रो रहा था। कमला जी भी अपने बेटे को गले से लगाकर रो रही थी और कह रही थी, बेटा, जो हो गया सो हो गया, अब उसे हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, हम सतर्क जरूर रह सकते हैं। कमला जी की बात दीपक को समझ नहीं आई। फिर कमला जी ने उसके कान में चुपचाप कुछ कहा। वह रातों रात ऐसी जगह चला जाए कि निहारिका के हाथ ना लगे, वरना पता नहीं यह क्या कर बैठेगी उसके साथ। और कमला जी भी उसी समय निकल गईं, अपनी किस्मत के सहारे अपने घर को छोड़कर। तब से लेकर अब तक वह अपने बेटे का इंतजार कर रही हैं। उन्होंने अपने बेटे से मिलने का एक सीक्रेट तरीका बताया था। उसने नाना चना मूंगफली के व्यापारी थे, इसलिए वे जहाँ भी रहे चना और मूंगफली का व्यापार ही करें और वह भी वही काम करेंगी। और किस्मत को हम दोनों माँ बेटे को मिलाना होगा तो हम दोनों मूंगफली के व्यापार करते हुए ही मिलेंगे। आगे क्या होगा वह परमात्मा ही जाने। तभी मनोहर जी ने कमला जी की आंखों के सामने चुटकी बजाई
तब कमला जी का ध्यान भंग हुआ और वह अपनी आप बीती मनोहर जी को बताने लगी। मनोहर जी ने कमला जी की आप बीती सुनी तो उन्हें भी रोना आ गया। उन्होंने कमला जी को आश्वासन दिया कि वह उनके बेटे दीपक को ढूंढने में उनकी मदद करेंगे। उन्होंने उनसे वादा तो कर लिया था, लेकिन कैसे ढूंढेंगे वह नहीं जानते थे। तभी कमला जी ने, जो कि उन्हें अपने खाने पीने का भी होश नहीं रहता था, उन्होंने उस दिन पहली बार चना मूंगफली के अलावा कुछ और अपने चूल्हे पर बनाया, वह भी चाय, जो मनोहर जी के लिए बनाई थी। आज उन्हें कुछ नया खाने को मिल रहा था। धीरे धीरे कमला जी को जीवन में अच्छा महसूस होने लगा। उन्होंने कई दिनों से अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोला था। उस दिन मनोहर जी के आ जाने से तोते की तरह उनके मुंह से शब्द निकल रहे थे। कमला जी खुद ही बोलती और खुद ही शर्मा जाती कि आज उन्हें ऐसा क्या हो गया जो बोले ही जा रही हैं। उन्होंने मनोहर जी को चाय बनाकर पिलाया, फिर भोजन के लिए पूछा तो मनोहर जी ने हाँ कर दिया। कमला जी ने बड़े प्रेम से उनके लिए और अपने लिए उस दिन पहली बार कढ़ी चावल बनाया था। मनोहर जी को उनके हाथ का बनाया वह कढ़ी चावल किसी 56 भोग से कम नहीं लग रहा था, क्योंकि कमला जी ने बताया था कि उनके आने से आज पहली बार उनकी रसोई सजी है। तो उन्हें लग रहा था कि चलो मेरे कारण ही सही, कम से कम कमला के चेहरे पे खुशी तो आई, उसे कुछ अलग प्रकार का भोजन तो मिला, वरना यह तो बेटे के इंतजार में 2-4 मूंगफलियां चबाकर पानी पीकर अपना जीवन काट रही थी। जब दोनों ने खाना खा लिया तब कमला जी को याद आया कि मैंने मनोहर जी के सामने अपना दुखड़ा तो सुना दिया, लेकिन मनोहर जी का परिवार कहाँ है और यह क्या करते हैं उसके बारे में तो मैंने पूछा ही नहीं। यह सोचकर कमला जी को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होने लगी। उन्होंने मनोहर जी से कहा, माफ करना मनोहर, मैंने अपना दुखड़ा तो तुमको सुना दिया, लेकिन तुम्हारे परिवार के बारे में पूछना ही भूल गई। तुम ही बताओ ना, तुम्हारा परिवार कहाँ रहता है और तुम क्या करते हो। तब मनोहर जी ने कहा, कमला, मेरा परिवार तो यह पूरा विश्व है, तुम जानती हो ना, कॉलेज के समय से मैंने एक ही लड़की से प्यार किया था और मेरा प्यार अधूरा ही रह गया। कमला, तब से मैंने शादी ही नहीं की और इत्तेफाक तो देखो कि मैं भी मूंगफली का ही व्यापारी हूँ। मनोहर जी की बातें सुनकर कमला जी हतप्रभ रह गई। उन्होंने तो कहा, क्या कहा मनोहर, आपने अभी तक शादी नहीं की? मतलब आप मेरे कारण आज तक शादी नहीं कर पाए? यह क्या पागलपन है मनोहर, ऐसा भी कोई करता है भला? जब आपने मेरे बारे में इतनी उल्टी सीधी गलत बातें सुनी, तभी मेरे प्रति आपके मन में नफरत पैदा नहीं हुई, जो आज तक शादी नहीं किया? नहीं मनोहर, यह अच्छी बात नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कम से कम शादी तो कर लेते। आपके बारे में सुनकर मुझे आत्मग्लानि हो रही है। तब मनोहर जी ने कमला जी का हाथ अपने हाथों में लिया और बोला, कमला, मैंने बहुत कोशिश की शादी करने की, लेकिन तुम्हारा प्यार मेरे दिल और दिमाग में ऐसा घर कर गया था कि वह निकलने का नाम ही नहीं लेता। जो चीज़ मैंने तुम्हारे अंदर महसूस की थी वह दूसरी लड़कियों में महसूस ही नहीं कर पाया, इसलिए चाहकर भी मैं किसी से शादी नहीं कर पाया। यही मेरी जीवन की सच्चाई है। फिर मनोहर जी ने कहा, कमला, जब मैं खुद मूंगफली का इतना बड़ा व्यापारी हूँ और तुम कह रही हो कि तुम्हारा बेटा भी मूंगफली का ही व्यापार कर रहा होगा, तो हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए उसे ढूंढने में। क्या उसकी कोई फोटो है तुम्हारे पास? कमला जी ने कहा, नहीं मनोहर, हम दोनों माँ बेटा तो अपनी जान बचाकर उस घर से भागे थे, तो फोटो और दूसरी चीज रखने की बात ही दूर की है। मेरे बेटे के दाहिने हाथ की हथेली में बचपन का लाल रंग का निशान है। अगर लाल रंग का निशान वाला लड़का मिले तो समझ जाना वही मेरा बेटा है। मनोहर जी ने कमला जी के लिए कहीं अच्छी जगह में रहने का इंतजाम करने की बात कही तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा, जब तक उनका बेटा वापस नहीं आता वे वहीं रहेंगी। अब मनोहर जी का एक ही मकसद बच गया था, कमला जी के बेटे को ढूंढना। मनोहर जी ने चना मूंगफली के सभी व्यापारियों की लिस्ट देखी, उसमें दीपक नाम के लड़के भी थे।
लेकिन उनके हाथ में लाल रंग का निशान नहीं था, क्योंकि दीपक ने उस निशान को छुपा लिया था, क्योंकि निहारिका ने इस निशान के माध्यम से उनके पास पहुंचने की कई बार कोशिश की थी। एक दिन दीपक, जो कमला जी का बेटा था, वह उदास मन से मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। तब मनोहर जी भी मंदिर के ऊपरी हिस्से में परिक्रमा करने लगे हुए थे। उन्होंने जब उसकी हथेली में वह निशान देखा तो वह पहचान गए कि यही कमला जी का बेटा है। उन्होंने उसे ऊपर बुलाया और सारी घटना के बारे में बताया, और यह भी बताया कि कमला जी आज भी फटे चिथड़े तंबू में बैठी अपने बेटे का इंतजार कर रही हैं। बेटा, तुम जब तक उनसे नहीं मिलोगे वह वहां से कहीं नहीं जाने वाली हैं। अपनी माँ के बारे में सुनकर दीपक की आंखों में आंसुओं की धारा बह निकली। उसने मनोहर जी से कहा, अंकल प्लीज, आप मुझे मेरी माँ के पास ले चलिए ना। मनोहर जी कमला जी के पास दीपक को लेकर गए तो कमला जी इस हाल में शून्य को निहार रही थी, एकटक आसमान को देखे जा रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे। दीपक ने जैसे ही माँ कहा, कमला जी के शरीर में जैसे नई जान आ गई। वह खुशी से उछल पड़ी और दोनों हाथों को फैलाए अपने बेटे से गले मिलने के लिए आतुर हो गई। दीपक दौड़कर माँ के गले से लग गया। कमला जी दीपक के दोनों हाथ गालों को, माथे को चूमने लगी, बालों को सहलाने लगी और ऐसे कस कर पकड़ लिया जैसे अब वह कभी भी अपने बेटे को अपने से दूर नहीं जाने देंगी। दोनों माँ बेटे को इस तरह मिलते हुए देख मनोहर जी की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने भी कमला जी और दीपक को जाकर अपनी बाहों में भर लिया। अब तीनों ने मिलकर सोचा, क्यों न तीनों मिलकर एक ही साथ एक ही जगह रहें, क्योंकि तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अब कमला जी भी एक आलीशान मकान में रहने लगी जो मनोहर जी का ही था। अब मनोहर जी और दीपक ने मिलकर चना मूंगफली के व्यापार को इतना आगे बढ़ाया कि कई करोड़ों का टर्नओवर व्यापार हो गया। एक दिन कमला जी अपने बेटे दीपक के साथ बाजार जाने के लिए निकली तो देखा उनकी बहू निहारिका फटे हाल में भिखारियों की लाइन में मंदिर के बाजू में बैठी है। उसका एक पैर कट गया है, उस पर मक्खियां भिनक रही थीं। एक साथ हाथ में साड़ी के टुकड़े से गले में बंधा हुआ था। सर के बाल बिखरे हुए थे। देखने में एक बार में पहचान भी नहीं आ रही थी। उसे गौर से देखने पर ही वह पहचान पाई थी। कमला जी ने कार साइड में करवाई और उसके पास जाकर कहा, निहारिका, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? निहारिका अपनी सास को देखकर फूट फूट कर रोने लगी और उसने बताया कि उसके घर से चले जाने के बाद तो वह मानो पूरी तरह से स्वतंत्र महसूस कर रही थी। आए दिन नए नए लोग उससे मिलने आते और उसका गलत फायदा उठाते। उसके बारे में मैं समझ नहीं पाई और जब तक समझती मुझे बहुत देर हो चुकी थी। रोज ही उसके घर में क्लब जैसी पार्टियां होती थीं। बाहर से डांसर बुलाए जाते थे, शराब की पार्टियां होती थीं और कुछ बदमाशों ने उसका ऐसा शोषण किया कि वह कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रही। अब वह नशे की आदी हो गई थी। बिना नशे के उसे नींद नहीं आती थी। एक दिन नशे के ओवरडोज के कारण उसे ध्यान ही नहीं रहा कि दिन है या रात, और उसी की साथियों ने पूरी प्लानिंग के साथ उसे नशा का ओवरडोज दे दिया और एक्सीडेंट का रूप देकर वहां से भाग गए। घर भी धोखे से अपने नाम करा लिया। बहुत देर तक वहीं पड़े रहने के बाद किसी ने उसे सरकारी अस्पताल में ले जाकर भर्ती करा दिया। कुछ दिन इलाज कराने के बाद वहां से भी छुट्टी कर दी गई। उसके बाद मैं कहाँ जाती मुझे समझ में नहीं आ रहा था। जब मैं अपने घर वापस गई तो देखा कोई दूसरा मालिक उस घर में रह रहा था। उसने मुझसे पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, मैंने ये घर खरीदा है। मुझे समझ में आ गया कि जिन लोगों को मैंने अपना समझा उन्हीं लोगों ने मुझे धोखाधड़ी करके मेरा सब कुछ मुझसे हड़प लिया और मुझे इस हालत में पहुंचा दिया। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे अपने थे, उन्हें मैंने पराया समझा, और जो पराए थे उन्हें मैंने अपना समझा। उसी का दंड भुगत रही हूँ। प्लीज़ माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। कमला जी को निहारिका की हालत देखकर उस पर दया आ गई। जो लड़की एक समय ऐसी चमकती थी,
जो हीरोइन की तरह रहती थी, आज भिखारी से भी ज़्यादा हालत खराब थी। उन्होंने उसका इलाज अच्छे डॉक्टर से करवाया और उसे अपनी मूंगफली की कंपनी में, जहां मूंगफली का आयात निर्यात किया जाता था, वहां उसे झाड़ू पोंछा का काम करने के लिए रख लिया। अब निहारिका मन ही मन रोती, पछताती और दृढ़ निश्चय करती कि अब वह कभी वैसी गलती नहीं करेगी। कमला जी उसे देखकर मन ही मन सोचती, मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे उसी जन्म में भुगतना पड़ता है। एक समय था जब निहारिका अपने ही घर में घर के लोगों को नौकर बनाकर रखी थी और खुद पराए घर से आने के बाद भी मालकिन बनी बैठी थी, लेकिन समय का चक्र घूमते देर नहीं लगती। आज निहारिका नौकरानी बनी हुई थी तो वास्तव में मालिक थे, अब मालिक बन गए थे। दोस्तों, बड़े बुजुर्गों का कहना है, जो बोए बीज बबूल का तो आम कहाँ से होए। यह बिल्कुल सत्य है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। लोग कहते हैं मरने के बाद नरक में जाना पड़ता है, यह बात गलत है। जो इंसान जीते जी दुख भोग रहा है वही उसके लिए नरक होता है, और जो सुख भोग रहा है वही उसके लिए स्वर्ग होता है। मरने के बाद आज तक किसी ने नहीं बताया कि क्या होता है, इसलिए अपने कर्म अच्छे होने चाहिए, तभी सुख के भागीदार बनोगे। दोस्तों, कमला जी ने दुख देने वाली बहू को माफ करके और सही रास्ते पर चलने के लिए जो रास्ता उसे दिखाया वह सही था या गलत, अपनी राय कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बाजू में लगी घंटी के बटन को दबा दीजिएगा, जिससे हम जब भी कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय श्री राम।